हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो व्हेनेवर जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जाओगे तो मैक्सिममली ये क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। तो वो हम इस पर्टिकुलर इसमें फोकस करने वाले हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलरली प्रिपेयर करना है तो मैंने ये कुछ 7 टॉपिक्स यहाँ पे लिस्टेड किए हुए हैं कि यहाँ पे आपको हर एक चीज लीनियर रिग्रेशन के बारे में इन डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो। तो मैं इंडिविजुअल आपको क्वेश्चंस के थ्रू हम जाएंगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। बेसिकली आपका लॉस फंक्शन क्या होता है? लॉस फंक्शन में अगर आप कोई सिंगल पॉइंट के लिए अगर एरर कैलकुलेट कर रहे हो, नॉर्मली हमारा लॉस फंक्शन एरर या फिर बायस होता है। मीन्स हमारे एक्चुअल इसमें और प्रेडिक्टेड में क्या डिफरेंस है, वो आपका होता है एरर। तो वो एरर अगर हम एक सिंगल पॉइंट के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं देन वो आपका बन जाता है लॉस फंक्शन इफ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर अ सिंगल पॉइंट। एंड अगर हम उन सारे पॉइंट्स का एरर सम करके टोटल आपके मॉडल का एरर अगर कैलकुलेट कर रहे हो देन इट इज नोन एज अ कॉस्ट फंक्शन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन के बीच में। देन हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि विच आर द वेरियस कॉस्ट फंक्शंस यूज्ड इन लीनियर रिग्रेशन। बेसिकली हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आपका कॉस्ट फंक्शन होता है मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर क्या होता है आपका? अगर आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो, मीन आपका क्या रहेगा? मीन स्क्वायर एरर मीन्स आपके ऑब्जर्वेशन माइनस प्रेडिक्शन होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या रहेगा? मीन स्क्वायर एरर। कॉस्ट फंक्शन है तो सिर्फ समेशन आपका ऐड होगा। देन सेकंड हमारा कौन सा है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में आपका क्या होता है? ऑब्जर्वेशन माइनस प्रेडिक्शन। एब्सोल्यूट है तो दोनों इसमें उस आपका मॉड आएगा एंड इसका समेशन। ये आपका क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड नेक्स्ट थिंग हमारी क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। रूट मीन स्क्वायर एरर मतलब क्या होता है? और सेम थिंग ऑब्जर्वेशन माइनस प्रेडिक्शन इसका स्क्वायर और इसका हम लेते हैं रूट, और इसका जब आप समेशन करोगे तो वो आपका हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। बेसिकली इसमें क्या होता है? अगर आप प्रेडिक्शन एमए यूज कर रहे हो तो एमए का ग्राफ जो आपका आता है वो एमए का ग्राफ आपका इस हिसाब से बनता है। ये आपका एमए का ग्राफ होता है। ये यहां पे क्या हो जाता है? नॉट डिफरेंशिएबल। इसलिए वो ज्यादा यूज नहीं होता है। सेकंड आपका रहता है मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर का आपका जो ग्राफ रहेगा दैट विल बी योर कर्वेचर। वो आपका ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है और मैक्सिमम टाइम यूज होता है। रूट मीन स्क्वायर एरर किस लिए यूज होता है? कि जहां पे आपका फंक्शन में आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट जो आती है वो इंटरप्रेट करनी है, तब हमें क्या कर सकता है? रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ग्रेडियंट डिसेंट। बेसिकली हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट इज अ एल्गोरिदम दैट फाइंड्स द मिनिमम ऑफ अ फंक्शन taking a repeated step into the opposite direction of a function of a gradient। बेसिकली अगर आप जो भी आपके सारे एरर आ रहे हैं उसको आपने विथ रिस्पेक्ट टू वेट अगर प्लॉट किया है, हमारे वेट्स कौन से होते हैं? कि अगर वेट हमारा हो गया W1 या फिर W0, ये जो हमारा इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू W1x प्लस W0, तो ये हमारे वेट्स हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं और सारे एरर्स अगर हम यहाँ पे प्लॉट कर दे तो जो एरर आ रहा है उस पर्टिकुलर प्लॉट में आपको कैलकुलेट करना होता है ग्रेडियंट। दिस थिंग इज नोन एज अ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? एक रैंडम इनिशियल वैल्यू प्रेडिक्ट करोगे W। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी W की।
देन आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्टेप साइज। तो आपकी ये टोटल जो होती है वो स्टेप साइज होती है। तो स्टेप साइज आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट मीन्स आपका स्लोप क्या है, वो आप स्लोप कैलकुलेट करोगे और उसको ईटा से मल्टीप्लाई करोगे। ईटा आपका क्या होता है, लर्निंग रेट। सो लर्निंग रेट से अगर आपने इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई किया तब आपको स्टेप साइज मिलती है। वो स्टेप साइज आप आपके इनिशियल गेस से सब्ट्रैक्ट करते हो तब आपको न्यू वैल्यू मिलती है W की। सो इस हिसाब से आपका ग्रेडियंट कंटिन्यूअसली कैलकुलेट होते जाता है। जैसे जैसे आपकी लाइन क्लोज आती जाएगी वो आपकी लाइन फ्लैट बनती जाएगी, मीन्स आपका ग्रेडियंट कम होगा, दैट इज वाई आपकी स्टेप साइज जो होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। देन नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है, नेक्स्ट थिंग हमें कैलकुलेट करनी होती है अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आप देख सकते हो कि आपका ग्रेडियंट जैसे जैसे क्लोज आते जा रहा है आपके लाइन के M एंड B ये वैल्यू चेंज होते जा रहे हैं और हमारी लाइन बेस्ट फिट लाइन इस पर्टिकुलर डाटा सेट के लिए बन रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनिशियली आपकी स्टेप बड़ी है, बाद में आपकी वो छोटी हो जा रही है। सो दैट इज अ ग्रेडियंट। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज अ लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या होता है एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। So basically learning rate is a hyperparameter that control the size of the step taken toward the minimum of the loss function. So again अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका ग्रेडियंट जो रहेगा इस केस में क्या रहेगा, हमें क्या प्लॉट करना है, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। अब ये आपका पर्टिकुलरली एरर का ग्राफ हो गया, इस डायरेक्शन में आपके वेट्स रहेंगे, ये आपका मिनिमल पोजीशन है। अब यहां पे आपको क्या करना है कि अगर आपका लर्निंग रेट जो है, इफ योर लर्निंग रेट इज टू हाई, तो इनिशियल आपने पॉइंट गेस कर लिया है, सपोज यहां पे आपने इनिशियली पॉइंट गेस किया, उसका आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, ये आपका ग्रेडियंट है, तो उससे आपकी नेक्स्ट टाइप स्टेप यहां पे आती है अगर आपका लर्निंग रेट बहुत ज्यादा हाई है, और यहां का ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप यहां पे आती है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि उसने मिनिमा पोजीशन जो है वो स्किप कर ली। क्यों स्किप कर ली, बिकॉज आपकी जो स्टेप साइज थी आपने ईटा की वैल्यू बहुत हाई रखी है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका मिनिमा की वैल्यू स्किप हो जाएगी और वो ऑसिलेट करेगा, इसके बाद नेक्स्ट एरर और इस हिसाब से वो ऑसिलेट करते रहेगा। सो दैट इज वाई इफ यू कीप अ लर्निंग रेट हाई, it can cause algorithm to oscillate or diverge falling to the convergence of solution। instead of convergence के आने के बजाय के there is again a possibility कि वो diverge कर जाए। so that is why आपका जो लर्निंग रेट होता है वो आपको ऑप्टिमम रखने की जरूरत होती है। बट अगर आपने लर्निंग रेट बहुत कम रख दिया, सो लर्निंग रेट अगर कम रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आने वाला है, उस केस में फिर से हम ये चीज ड्रॉ कर लेते हैं। अगर लर्निंग रेट आप बहुत कम रखोगे कि यहां से यहां पे जंप कर रहा है, नेक्स्ट यहां पे, नेक्स्ट यहां पे, तो आपको इस पोजीशन पे आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नंबर ऑफ आइट्रेशन बहुत ज्यादा लगेंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज शो दैट मे रिजल्ट इनटू द स्लो कन्वर्जेंस टेकिंग मेनी आइट्रेशन टू रीच द मिनिमम। तो ये आंसर आपका वर्ड में देने से अच्छा जब आप उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो आपका नेक्स्ट इंटरव्यूअर के ऊपर जो इंप्रेशन जाता है वो बहुत अच्छा जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेसिक assumptions in linear regression। so ये मोस्ट वाइडली पूछे जाना वाला क्वेश्चन है, so we can just make a start to this question। so this question is very very important। so यहाँ पे आपका क्या होता है कि बेसिक आपके 5 assumptions होते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी। मीन्स अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी में क्या होता है कि आपका जो एक्स एक्सिस है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई इज टू बी लीनियर। तो आपका डाटा जो होगा वो आपका लीनियर होना चाहिए ताकि हम उसको स्ट्रेट लाइन फिट कर सके। अगर यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि आपका डाटा अगर कर्वेचर फॉलो कर रहा है तो हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते। सो उस केस में क्या होता है, आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करने की जरूरत पड़ती है, आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज करते। तो दैट इज व्हाई ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन हो गया कि अवर डाटा शुड बी लीनियर। सेकंड हमारा अजम्पशन क्या है, नो मल्टी कोलिनियरिटी, मीन्स देयर इज नो डिपेंडेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल्स ऑफ द मॉडल। सो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका एक कोई भी
डिपेंडेंट वेरिएबल कोई और डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा एफ ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं यूर एनी पर्टिकुलर वेरिएबल एक्स आई शुड नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सपोज w1 ऑफ x1 प्लस w2 x2। इस हिसाब से अगर कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है देन इट इज अ मल्टी कोलिनियरिटी। अगर ऐसा है तो आपके फाइनल आउटपुट के जो वेट्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से हम प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं निकाल सकते कि कौन सा पैरामीटर आपके आउटपुट के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई हमारा मल्टी कोलिनियरिटी एक प्रॉब्लम होता है एंड इट शुड बी अ अजम्पशन दैट कि हमारे कोई भी इनपुट फीचर्स में मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज अवर सेकंड अजम्पशन। देन थर्ड अजम्पशन इज अ नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल। तो जब आप सारे के सारे एरर्स कैलकुलेट कर लोगे और अगर उस एरर्स को आपने हिस्टोग्राम के ऊपर अगर प्लॉट कर लिया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन उसने फॉलो करना चाहिए दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स अगर आप यहां पे देख सकते हो कि आपने जो लाइन फिट की है आपके पॉइंट्स एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन्स 50% ऑफ पॉइंट अपसाइड 50% ऑफ पॉइंट डाउन साइड हैविंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंटर लाइन। तो अगर वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं देन इट इज अ गुड पर्टिकुलर मॉडल। तो ये हमारा अजम्पशन होता है इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपके केस में क्या होगा अगर कुछ आउटलायर्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका एरर जो है वो बढ़ने वाला है। तो ये क्या करेगा इट विल क्रिएट अ लेफ्ट स्क्यूड मॉडल। आपके एरर एक डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्टेड रहेंगे सो इट विल नॉट बी अ सुटेबल मॉडल। या फिर क्या होगा अगर आपके पॉइंट इस साइड में बहुत ज्यादा है विच आर अ आउटलायर तो आपके पॉइंट राइट स्क्यूड कर्व जनरेट करेंगे हमारे रेसिडुअल्स का। सो दोनों केस में हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है रेसिडुअल का। सो अगेन दिस मॉडल विल नॉट बी सुटेबल टू इंप्लीमेंट अ लीनियर रिग्रेशन। तो ये हमारा अनदर अजम्पशन हो गया। देन फोर्थ अजम्पशन क्या है हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए होमोस्केडास्टिसिटी होनी चाहिए। मीन्स द वेरियंस ऑफ द रेसिडुअल इज सेम फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका मीनिंग क्या बनता है कि अलोंग यूर प्रेडिक्शन लाइन आपके पॉइंट इक्वली सारे एरर होने चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आइदर आपके एरर जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं या फिर डिक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसा कोई भी पैटर्न उसने फॉलो नहीं करना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपका डाटा इनिशियली उसका स्प्रेड बहुत कम है और जैसे जैसे हमारी एक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है मीन्स आपका डाटा अगर इस हिसाब से स्प्रेड है तो उस केस में क्या होगा आप जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हो तो इनिशियली तो आपके एरर्स कम रहेंगे बट बाद में आपके एरर्स बढ़ते जाएंगे। सो ये क्यों होता है कि नॉर्मली इफ डाटा इज फॉलोइंग द हेटेरोस्केडास्टिसिटी इस केस में आपका होता है तो उस केस में अगेन नॉर्मल हमारा लीनियर रिग्रेशन इज नॉट अ बेस्ट मॉडल। तो ये एक अनदर अजम्पशन है। एंड लास्ट अजम्पशन क्या है नो ऑटो कोरिलेशन। मीन्स आपका मॉडल जो होगा उसने कोई पैटर्न नहीं फॉलो करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वो आपका होता है ऑटो कोरिलेशन। तो ये कोई भी पैटर्न उसने फॉलो नहीं करना चाहिए। आपके सारे पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपके सारे एरर सेम रहने चाहिए। सो दिस इज अवर लास्ट अजम्पशन। अगर ये सारे अजम्पशन आपके फॉलो होते हैं देन एंड देन ओनली इट इज बेस्ट सुटेबल टू इंप्लीमेंट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हमें क्या करना होता है कुछ चीजों में आइदर हम दूसरा अल्गोरिदम एडवांस अल्गोरिदम सच एज रैंडम फॉरेस्ट और न्यूरल नेटवर्क वो हम यूज कर सकते हैं या फिर आपके डाटा में आप कुछ चेंजेस कर सकते हो ताकि आपके ये अजम्पशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर आप इस हिसाब से बताते हो देन दिस आंसर विल बी वेरी वेरी गुड एंड इट विल मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है व्हाट आर द आउटलायर्स हाउ डज इट अफेक्ट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो बेसिकली आउटलायर्स क्या होते हैं एन आउटलायर इज अ डाटा पॉइंट दैट इज फार फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डाटा इन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इनमें से ये जो 4 पॉइंट आपके हाईलाइट हुए हैं ये आपके एक पर्टिकुलर पैटर्न से बहुत दूर है।
सो दिस पॉइंट आर कॉल्ड एज अ आउटलायर। अब ये आउटलायर क्या इंपैक्ट करते हैं कि हमारा मॉडल जो बनता है वो नॉर्मली MSE कॉस्ट फंक्शन के ऊपर बना हुआ होता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो एरर जनरेट करने वाले हैं, ये आपका जो एरर जनरेट होने वाला है वो बहुत ज्यादा रहेगा। उसका जो MSE स्क्वायर होता है, ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड होल स्क्वायर, ये वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट क्या करेंगे, आपका आइडियल लाइन क्या होनी चाहिए थी, दिस शुड बी योर आइडियल लाइन, बट आपके इन पॉइंट्स ने क्या किया, आउटलायर को, इस लाइन को नीचे पुल किया, और ये जो दो आउटलायर थे उन्होंने इस लाइन को अपसाइड में पुल किया। सो दैट इज वाई आपकी जो प्रेडिक्शन की एक्चुअल लाइन फॉलो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सो बेसिकली आपका आउटलायर से क्या होता है, इफ यूर मॉडल इज हैविंग अ आउटलायर इट डेविएट्स फ्रॉम द पैटर्न। तो हमारी प्रोडक्शन की जो आपकी मेन लाइन है प्रेडिक्शन की, वो ही डेविएट हो जाती है। सो द परफॉर्मेंस ऑफ अवर मॉडल विल डिग्रेड इफ देयर आर आउटलायर। तो ये आपका आंसर जो है वो इस क्वेश्चन के लिए एक्सपेक्टेड है। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि हर चीज में डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो आपका ये प्रेडिक्शन देते हैं इंटरव्यूअर को कि इसको बेसिक कंसेप्ट पूरी पता है, विच इज मेन थिंग इन अ इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू डिटेक्ट द आउटलायर। अब इस केस में तो आपको आउटलायर यहां पे दिख रहे हैं बिकॉज इट इज अ स्कैटर प्लॉट एंड इट इज बिन ओनली एक्स एंड वाई, दो ही पैरामीटर के बीच में ये आउटलायर प्रेजेंट है। तो हम इजीली स्कैटर प्लॉट यूज करके हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हाँ दीज आर द स्कैटर आउटलायर्स, वो हमें रिमूव करने चाहिए। बट अगर आपका डाटा 2 डायमेंशनल नहीं है, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल डाटा, आपके पास x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपके अवेलेबल है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि आपका वर्चुअल ग्राफ और स्कैटर प्लॉट विल नॉट बी सफिशिएंट। सो फॉर अ हाई डायमेंशनल डाटा बॉक्स प्लॉट इज अ बेस्ट वे एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ सैंपल बॉक्स प्लॉट। और ये जो आपको ऊपर पॉइंट्स दिख रहे हैं दोज आर द आउटलायर। तो ये आपका बेस्ट वे होता है आउटलायर डिटेक्ट करने का। अब इन आउटलायर को हम क्या कर सकते हैं, वी आइदर कैन क्लिप देम और एलिमिनेट देम। तो नॉर्मली बॉक्स प्लॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पोजीशन पे आपका Q1 रहता है, यहां पे आपका Q2 रहता है, यहां पे आपका Q3 रहता है। सो Q1 मतलब इसके नीचे आपका 25% ऑफ डाटा अवेलेबल है, Q1 से Q2 तक अनदर 25% डाटा अवेलेबल है, Q3 से Q2 से Q3 तक 25% डाटा अवेलेबल है। मतलब Q1 से Q3 तक ये जो आपका टोटल डाटा हो गया, दिस डाटा इज अ 50% ऑफ डाटा। अब Q3 की जो लेवल है यहां से ऊपर, दिस पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज अ विस्कर। तो विस्कर के ऊपर जो सारे पॉइंट्स होते हैं दोज आर ट्रीटेड एज अ आउटलायर, ये आपके आउटलायर ट्रीट होते हैं। या फिर इस विस्कर के नीचे जो पॉइंट होंगे दोज आर ऑल्सो आउटलायर्स, ये भी आपके आउटलायर ट्रीट होंगे। तो ये वैल्यू, विस्कर की वैल्यू कैसे काउंट होती है, इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ Q3 और ये क्या होती है 1.5 टाइम्स ऑफ Q1। इससे हमारा ये पॉइंट जो है वो ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, इसको Q3 में ऐड करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, इसको Q1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि बॉक्स प्लॉट क्या होता है, व्हाट इज अ क्वार्टाइल, Q1 Q2 Q3। ये सारे डिटेल आपको ऊपर जो वीडियोस की लिंक दी है यहाँ पे ये सारे अवेलेबल है। व्हाट इज अ बॉक्स प्लॉट, व्हाट इज अ लॉस फंक्शन, व्हाट इज द कंसेप्ट, ये हम क्वेश्चंस आगे देखेंगे। तो वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इनको इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। आइदर हम इन पॉइंट सारे पॉइंट्स को यहां तक क्लिप कर सकते हैं या फिर उन पॉइंट्स को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। वो बोथ वे है, दोनों में से कोई भी एक वे आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, विच लाइब्रेरी इज मोर यूजफुल फॉर अ लीनियर रिग्रेशन। सो बेसिकली अगर आपने लीनियर रिग्रेशन स्टडी किया है तो बेसिकली ये दो लाइब्रेरी आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज अ scikit-learn एंड सेकंड वन इज अ स्टैट मॉडल। तो इन दोनों में से कौन सी लाइब्रेरी ज्यादा यूजफुल है। सो बेसिकली आपके जो स्टैट मॉडल होते हैं वो आपका
एक पर्टिकुलर एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के लिए या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बेस्ट होते हैं, वो आपको एक डिटेल समरी टेबल प्रोवाइड करते हैं कि जिससे आपको सारे वैल्यू एक टेबल में पता चल जाए, जिससे आपको पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसका क्या पर्टिकुलर वेरिएबल का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजें उसमें प्रोवाइडेड रहती है। वेयर एज साइकिक लर्न का जो मॉडल होता है वो इफिशिएंट मॉडल है, उसकी इफिशिएंसी अच्छी होती है। दैट इज वाई अगर हमें मेन ऑब्जेक्टिव अगर हमारा प्रेडिक्शन है तो उस केस में हमें साइकिक लर्न यूज करना है। अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं कौन से पैरामीटर ज्यादा इफेक्टिव है, कितना उसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, अगर ऐसी कुछ चीजें हमें करनी है तब स्टैट मॉडल ज्यादा बेटर है। तो ये आपको बताते आना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इन अ लीनियर रिग्रेशन। तो कौन कौन से लीनियर रिग्रेशन के मैट्रिक्स होते हैं, तो हमने इसमें से बहुत सारे देखे। फर्स्ट हमारा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या है, ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड, इसका मॉड, ये हमारा क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड, अब यहां पे क्या होता है कि आप मॉड ले रहे हो। सेकंड हमारा क्या है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर मतलब क्या होता है कि वो एक परसेंटेज में आपको वैल्यू करके देता है कि कितने परसेंट एरर है, जिससे आप एक एनालिसिस कर सकते हो, हाँ इतने परसेंट हमारा एरर है विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। सो वो एक आपका होता है। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर एरर आपका क्या होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड होल स्क्वायर, तो इसका समेशन वो आपका आएगा मीन स्क्वायर्ड एरर। यहां पे भी आपका समेशन रहेगा। अब इससे क्या होता है कि जब आप स्क्वायर में ले रहे हो वैल्यू, तब आपकी वो वैल्यू देख के आपको कोई ये अंदाजा नहीं आता कि हमारे एरर्स कितने बड़े हैं, बिकॉज नॉर्मली वो वैल्यू रिलेटिवली हाई होती है और वो y के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं लाती है। मीन्स अगर आपने यहाँ पे देख लिया कि आपका प्रेडिक्शन कुछ 5 के अराउंड है और स्क्वायर एरर 125 आया है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू से आपको कोई अंदाजा नहीं आता कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है या कितना बुरा है। सो दैट इज वाई नेक्स्ट थिंग इज यूज, दैट इज अ रूट मीन स्क्वायर। सो रूट मीन स्क्वायर में ये जो सिंपल वैल्यू है o माइनस पी होल स्क्वायर, इसका रूट लिया जाता है, जो तो इसके अराउंड कि यहाँ पे अगर 5 है और हमारा डेविएशन भी 5 है, तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे प्रेडिक्शन में और एरर कितना है। और लास्ट जो मेन मैट्रिक्स होता है दैट इज आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर जो पैरामीटर होता है वो पैरामीटर आपको क्या शो करता है, ये एक डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस क्या शो करता है कि एवरेज मॉडल से हमारा मॉडल कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अगर आपके सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी जो मिल सकती है वो 1 होती है, एंड निगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो ये इसकी रेंज होती है। तो ये रेंज भी आपको बताते आनी चाहिए कि व्हाट इज अ रेंज फॉर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अ आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ मीन माइनस वेरिएंस ऑफ फिट अपॉन वेरिएंस ऑफ मीन। वेरिएंस ऑफ मीन क्या होगा, अगर आप सिंपल मॉडल ले रहे हो कि आपके पास कोई भी डाटा पॉइंट्स है, आपको प्रेडिक्ट करना है, तो आपने एक मीन वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वो बता दी, तो ये होता है आपका एवरेज मॉडल। दिस पर्टिकुलर मॉडल इज योर एवरेज मॉडल एंड दिस पर्टिकुलर मॉडल इज अ बेस्ट मॉडल। सो बेस्ट मॉडल आपका क्या करता है, कम से कम एरर जनरेट करता है। यहाँ पे आपके एरर ज्यादा रहेंगे, बट अगर आप बोल रहे हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हो, तो उनसे आप पूछते हो कि आपका प्लेसमेंट कितना पैकेज मिलता है, तो वो आपको नॉर्मली एवरेज पैकेज हमारा 5 LPA होता है, इस हिसाब से बता देंगे। तो वो आपका एवरेज मॉडल होता है। सो एवरेज मॉडल से कितना बेटर हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है वैल्यू, वो आपको बताता है आर स्क्वायर वैल्यू। अब सिर्फ आर स्क्वायर वैल्यू इनफ होती है क्या, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ आर स्क्वायर, ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि आप यहाँ पे कितने भी n नंबर ऑफ फीचर्स अगर यहाँ पे ऐड करते जाओ, कि सपोज आपका y प्रेडिक्शन जो है
वो W1 x1 प्लस W0 इससे मिल रहा है। बट अगर हमने इसमें और पैरामीटर ऐड कर लिए W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W0, तब भी आपका आर स्क्वायर, अगर ये पैरामीटर नॉन रिलेटेड भी होगा तो भी आपका आर स्क्वायर रिड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वेट होता है अगर वो नॉन रिलेटेड है तो 0 असाइन हो जाएगा। अगर स्लाइटली कोई बाय चांस रिलेशन आ जाता है तो आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी। भले ही वो बाय चांस वहां पे आ रहा है कोई ना रिलेशन, मतलब अगर यहाँ पे 0.01 का भी रिलेशन वो आइडेंटिफाई कर लेता है, तब भी हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज ही होने वाली है, डिक्रीज नहीं होगी। सो दैट इज वाई आपका ये जो मॉडल है ये कभी भी आर स्क्वायर की वैल्यू कितने भी हमने इनरिलेवेंट पैरामीटर उसमें ऐड कर लिए तब भी डिक्रीज नहीं होगी। सो दैट इज वाई ये हमारा एक डिसएडवांटेज होता है। तो उसके लिए हम उसके साथ उसकी पी वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली आपकी पी वैल्यू क्या होती है कि आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतनी अच्छी है, पी वैल्यू जितनी कम रहेगी उतनी अच्छी है। पी वैल्यू क्या होता है कि हमारा आर स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया है वो स्टैटिस्टिकली कितना सिग्निफिकेंट है। तो वो पी वैल्यू आपकी रिड्यूस कब होगी? जब आपके पास बहुत ज्यादा डाटा पॉइंट्स रहेंगे, तब आपकी वो पी वैल्यू रिड्यूस हो सकती है। मीन्स वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ हमने जो लाइन फिट की है वो बेस्ट है। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट है, एक पॉइंट और 2 पॉइंट, अगर 2 ही पॉइंट आपके पास है तो उसमें से पास होने वाली बेस्ट फिट लाइन कोई भी बना सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी आर स्क्वायर वैल्यू डायरेक्टली 1 आ गई। सो वो आपका पी वैल्यू ये नहीं देगा, इसकी पी वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी। सो दैट इज वाई वी ऑल्सो कैलकुलेट द पी वैल्यू अलॉन्ग विथ अवर आर स्क्वायर वैल्यू। तो पी वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सेकंड क्वेश्चन आपको उसको कॉन्सिक्यूटिव पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव टू आर स्क्वायर। कि अगर आर स्क्वायर में डिसएडवांटेज है तो आर स्क्वायर की बजाय हम कौन सा दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? तो उसका आपका आंसर रहेगा एडजस्टेड आर स्क्वायर। सो एडजस्टेड आर स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n माइनस 1 अपॉन n माइनस के माइनस 1। अब यहां पे आपका जो आर स्क्वायर है वो हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया है वही रहेगा, और उसको यूज करके हम एडजस्टेड आर स्क्वायर कार्ड निकाल रहे हैं। अब एडजस्टेड आर स्क्वायर कैसे इंप्लीमेंट होता है कि अगर हम कोई नया फीचर ऐड कर रहे हैं, मीन्स आपका y इज इक्वल टू W1 x1 प्लस W0 है, इसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं अनदर फीचर, मीन्स आपको इक्वेशन बनाना है W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W0। तो अगर ये जो x2 फीचर है, इफ दिस फीचर इज रिलेवेंट, अगर ये फीचर रिलेवेंट होता है तो आपका आर स्क्वायर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो सेम चीज यहां पे दी है, इंक्रीज इन आर स्क्वायर इज मच लार्जर देन द पेनल्टी। अब यहां पे हमारा k क्या है? k इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स हमारे जो हमने पैरामीटर्स लिखे थे, अब हम जब W1 पैरामीटर x2 पैरामीटर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? इस k वैल्यू को k प्लस 1 कर देगा। अगर हमारी ये वैल्यू इंक्रीज होती है, वो माइनस में है, तो आपकी डिनोमिनेटर की टर्म जो है ये टर्म आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये टर्म आपकी डिक्रीज हो रही है तो ये टोटल टर्म आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज हो जाएगी, ये माइनस में है, तो हमारा आर स्क्वायर डिक्रीज होगा। तो अगर आपका R2 जो है वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमारा k प्लस 1 एक पॉइंट से ही बढ़ रहा है, तो आपका R2 स्कोर क्या होगा? इंक्रीज होगा। मीन्स इफ यू आर एडिंग अ रिलेवेंट फीचर, हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीज होगा। बट इफ वी आर एडिंग इनरिलेवेंट फीचर, तो आपके R2 में जो इंक्रीज होने वाला है वो इंक्रीज बहुत स्मॉल रहेगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू k प्लस 1, मीन्स ये जो आपका रहेगा इसका इंक्रीज इसको आउट परफॉर्म कर जाएगा। सो दैट इज वाई अवर एडजस्टेड R2 स्कोर विल डिक्रीज। तो ये आपको बताते आना जरूरी है कि अगर हम एडजस्टेड आर स्क्वायर यूज करते हैं तब अगर हमने रिलेवेंट फीचर ऐड किया तो वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर हमने इररिलेवेंट फीचर ऐड किया तो वैल्यू डिक्रीज होगी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एडजस्टेड आर स्क्वायर।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन एंड व्हेन वी यूज इट। सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, अगर आप आपके फंक्शन में ही अगर हाई डायमेंशनल डाटा कर रहे हो, मीन्स आपका डाटा लिनियरिटी फॉलो नहीं कर रहा, तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि आप कोई एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हो। मीन्स आपका y इज इक्वल टू w1 x1 प्लस w0, इससे अगर प्रेडिक्ट हो रहा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई और फीचर क्रिएट कर सकते हो एज अ w1 x1 प्लस w2 x1 स्क्वायर प्लस w0। तो ये क्या करेगा, इट विल अलाउ दिस कर्वेचर, ये जो आपको कर्वेचर शो कर रहा है उस कर्वेचर को वो अलाउ करेगा। तो ये फीचर यूज करके हम आपके इक्वेशन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं आपके प्रेडिक्शन मॉडल में। सो दिस इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या कहता है, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो होती है नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपका एक एडिशनल क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आ सकता है कि हमने x2 जो आपने एक फीचर बना लिया वो x1 का स्क्वायर था। सो इज इट अ फंक्शन x2 इज अ फंक्शन ऑफ x1। अगर ये लीनियर फीचर नहीं है, इफ इट इज नॉट अ लीनियर फीचर देन इट कैनॉट कॉज द मल्टी कोलिनियरिटी, क्योंकि हमारा मल्टी कोलिनियरिटी क्या था, एक अजम्पशन था। सो हमारा नो मल्टी कोलिनियरिटी इज अजम्पशन, बट ये x2 हमारे x1 का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो दैट इज व्हाई इट विल नॉट कॉज अ मल्टी कोलिनियरिटी। सो ये भी आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट इज द पॉलिनोमियल रिग्रेशन कॉज द मल्टी कोलिनियरिटी। सो उस केस में आपका आंसर होना चाहिए नो। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, our next question is explain the concept of Bayes variance trade-off। अब यहां पे आप देखो कि जब आप रिग्रेशन में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कर्वेचर ड्रॉ किया, तो उस केस में क्या हो गए, आपके जो एरर थे वो एरर आपके रिड्यूस हो गए। तो एरर मतलब आपका होता है नथिंग बट अ बायस। सो बायस इज नथिंग बट ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड। ये आपका जो एरर होता है, दिस एरर इज नोन एज अ बायस। So bias, it is defined as the ability of a model to predict a value, and variance in a machine learning, variance is amount by which the performance of a predicted model changes when the training on a different subset of a training data। मीन्स अगर आपने एक पर्टिकुलर डाटा सेट यूज किया है, नॉर्मली जब भी हम मॉडल यूज करते हैं तो हम डाटा को ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, और किसी केस में हम ट्रेन, वैलिडेशन एंड टेस्ट, ट्रेन, वैलिडेशन एंड टेस्ट, तीन पार्ट में हम डाटा को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपकी ट्रेनिंग में एक्यूरेसी आई 0.9, वैलिडेशन में आई 0.7 एंड टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी आई 0.2, तो ये क्या हो गया, आपका बहुत वेरिएशन हो गया कि ट्रेनिंग के वक्त डिफरेंट एक्यूरेसी है, वैलिडेशन के वक्त बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और टेस्टिंग के वक्त बहुत ही डिफरेंट है। सो ये आपका होता है वेरिएंस। मीन्स आपके बायसेस हर एक डाटा सेट के साथ बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, मीन्स इट द मॉडल हैज अ हाई वेरिएंस। सो आपको क्या करना है, बायस एंड वेरिएंस दोनों टर्म आपके मिनिमम होने जरूरी है। तो वो आपका होता है एक बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। मीन्स अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन फिट की है तो वो क्या करेगी, हाई बायस देगी, बट जितना आपकी ट्रेनिंग में वैल्यू मिल रही है वही आपकी टेस्टिंग में भी मिलेगी। सो यहाँ पे वेरिएंस जो हो गया वो लो हो गया। अगर आप बहुत फिट मॉडल बनाते हो, बहुत फिट मॉडल मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये कर्वेचर जो है, अगर इसकी डिग्री इंक्रीज होती जा रही है, अब डिग्री 15 हो गई, तो उसने बहुत जिगजैग वेवी लाइन बना दी थी। तो वेवी लाइन बनाने से क्या होता है कि आपकी एरर, यहाँ पे आप चेक करो इनिशियली, अब यहाँ पे एरर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। सो इनिशियली हमारा एरर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों में ज्यादा था,
उसके बाद हमारा क्या हुआ है, हमारा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों का डिफरेंस भी बहुत कम हो गया, मीन्स हमारा वेरिएंस भी कम हो गया और हमारा एरर भी कम हो गया। सो दिस पोजीशन गिव यू अ बेस्ट रिजल्ट। इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, मीन्स अवर वेरिएंस इज इंक्रीजिंग। तो आपको यहाँ पे बेस्ट एक पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है जहां पे आपका बायस भी कम रहेगा, वेरिएंस भी कम रहेगा। तो ये पोजीशन आपकी कौन सी आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम ट्रेनिंग का डाटा लेंगे तो अगर आपने ये जो पोर्शन देख लिया, इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपका ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों का बायस एंड वेरिएंस दोनों चीजें कम है इस पोजीशन में। सो दैट इज वाई ये हमारा बेस्ट पॉइंट होता है जहां पे हम बायस एंड वेरिएंस को ट्रेड ऑफ करके बेस्ट वैल्यू जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो मॉडल सिलेक्ट करना बेस्ट सुटेबल होता है। तो जहां पे हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 से लेके आपकी 8 तक जा रही है, तो वहां तक आप पोर्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। नॉट इवन 8, 7 तक, 5, 6, 7 दीज आर द बेस्ट मॉडल्स। तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। दैट इज नोन एज अ बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो वो चीजें आपको एक्सप्लेन करते आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ यू कैन से दैट देयर इज अ ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग क्या होता है एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। अब ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग कब होगा कि आपने ट्रेनिंग यहां पे कर लिया, ट्रेनिंग में भी आपके बहुत ज्यादा एरर है, टेस्टिंग में भी आपके हाई एरर है, मीन्स आपके पास हाई बायस ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों जगह पे है, मीन्स आपका वेरिएंस लो है। तो ये केस हो गई आपकी अंडर फिटिंग की। ओवर फिटिंग क्या होगा कि आपके ट्रेनिंग के वक्त ही आपका कर्वेचर सारे के सारे ट्रेनिंग पॉइंट से पास हो रहा है, मीन्स आपकी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई, आपका बायस बहुत कम हो गया। बट टेस्टिंग के वक्त आपका बायस बहुत ज्यादा है, तो वो ओवर फिटिंग कर जाता है। मीन्स आपका जो कर्वेचर है, द कर्वेचर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ अ डाटा, इट इज लर्निंग अ पॉइंट। तो अगर वो पॉइंट लर्न कर रहा है देन वी कैन से इट एज अ ओवर फिटिंग। तो ये आपका बेस्ट मॉडल रहेगा। सो आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपका मॉडल अंडर फिट कर रहा है या ओवर फिट कर रहा है। तो उसके लिए सिंपल आपको दो एक्यूरेसी चेक करनी है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी। इफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग बोथ एक्यूरेसी आर लो then that particular model is under fitting. If training accuracy is very good and testing accuracy is very low then it is a overfitting. तो आपको ऐसा पॉइंट देखना है कि जहां पे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों एक्यूरेसी कम होनी चाहिए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि ओवरफिटिंग को आप ट्रीट कैसे कर सकते हो, एंड योर आंसर फॉर ट्रीटिंग द ओवरफिटिंग इज नथिंग बट अ रेगुलराइजेशन। सो रेगुलराइजेशन यूज करके आप ओवरफिटिंग एंड अंडर फिटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपके बेसिकली दो टाइप के रेगुलराइजर आते हैं। फर्स्ट वन इज L1 रेगुलराइजेशन, सेकंड वन इज अ L2 रेगुलराइजेशन। सो L1 रेगुलराइजेशन बेसिकली क्या करता है आपका, L1 रेगुलराइजेशन में आपका जो पेनल्टी होती है, दिस टर्म इज अ पेनल्टी। तो आपके जो कॉस्ट फंक्शन है, आपके MAC है, उस MAC में हम पेनल्टी ऐड करते हैं। पेनल्टी क्या है, समेशन ऑफ ऑल द वेट्स। तो अगर हमारे y इज इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W0, इस हिसाब से अगर हमारा इक्वेशन है और ये इररिलेवेंट पैरामीटर है, तो इस वेट का पिनलाइज करना जरूरी है। और वो पिनलाइज हम इस हिसाब से करते हैं कि जहां पे अगर आपके वेट्स बहुत ज्यादा है तो हमें पिनलाइज करना है उनको। तो वो हम समेशन ऑफ मॉड ऑफ W1 से करते हैं। तो उसको बोला जाता है L1 रेगुलराइजेशन और लैसो। एंड अगर हम उसको WI स्क्वायर से अगर पिनलाइज करते हैं तो उसको बोला जाता है L2 रेगुलराइजेशन, दैट इज अ रीच। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन में। अब यहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा बेटर है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके लिए दोनों का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो दोनों के डिफरेंस के लिए हमें एक चीज यहाँ पे देखनी जरूरी है कि वो वर्क कैसे करते हैं। तो अगर आप L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन देखो तो ये आपका है L1 रेगुलराइजेशन, ये है आपका L2 रेगुलराइजेशन। अब L1 रेगुलराइजेशन इज पैरामीटर ऑफ सिर्फ Wj, मॉड ऑफ Wj। L2 पैरामीटर इज अ Wj स्क्वायर। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Wj, ये आपको 2W वैल्यू देता है और ये आपको +-1 वैल्यू देता है। सो उस वजह से आपकी क्या होती है, आपका ये पैरामीटर स्ट्रेट लाइन क्रॉस करता है इन केस ऑफ L1 एंड 2W जनरेट करता है इन केस ऑफ L2। सो L2 में क्या होता है, आपके वेट, यहाँ पे आप एनिमेशन में देख सकते हो कि आपके जो वेट्स होते हैं, ये वेट्स आपके बहुत ज्यादा फास्ट स्लाइड करते हैं L2 के ऊपर, बट यहाँ पे आने के बाद ये पोर्शन स्लो हो जाता है, वो डायरेक्टली जीरो नहीं होता है। बट L1 की केस में क्या हो गया, वो जीरो हो गया, भले ही वो इनिशियली स्लो रिड्यूस हो रहा है बट वो डायरेक्टली जीरो हो जाता है। सो दैट इज वाई जब आपको L1 कब यूज करना है, इफ यू आर यूजिंग अ फीचर सिलेक्शन। अगर आप फीचर सिलेक्शन कर रहे हो तब आपका L1 बेस्ट सुटेबल रहेगा। अगर आपको फीचर को ऑप्टिमाइज करना है तब L2 सुटेबल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द L1 रेगुलराइजेशन एंड L2 रेगुलराइजेशन। अगर आप ये बताते हो, इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंपैक्ट ऑन अ इंटरव्यूअर। एंड लास्ट वन इज वेदर द फीचर स्केलिंग इज रिक्वायर्ड। फीचर स्केलिंग मतलब क्या होता है, आपका एक होता है दैट इज नथिंग बट अ नॉर्मलाइजेशन एंड सेकंड होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। ये दोनों हमारे स्केलिंग के टाइप्स होते हैं। अगर हम स्केलिंग नहीं करते हैं तो आपका एक फीचर बहुत बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू अदर फीचर, सो वो आपका एक इलोंगेशन क्रिएट कर सकता है। तो उस केस में क्या रहेगा, आप जब ग्रेडियंट डिसेंट यूज करोगे तब आपके वेट जिगजैग बहुत ज्यादा होंगे, और अगर आप फीचर स्केलिंग करते हो तो आपका जो ग्रेडियंट है वो डायरेक्टली आपको मिनिमा पॉइंट के ऊपर लेके जाएगा। सो दैट इज व्हाई फीचर स्केलिंग इज इंपॉर्टेंट। अब फीचर स्केलिंग में भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको फीचर स्केलिंग करना है तो नॉर्मलाइजेशन यूज करना चाहिए या स्टैंडर्डाइजेशन यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि अगर आपके डाटा में आउटलायर्स अगर प्रेजेंट है तो आपका नॉर्मलाइजेशन बेटर वर्क करता है। अगर आपके डाटा में आउटलायर्स नहीं है तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो बेटर यूज करता है। तो ये चीज आपको बताते आना जरूरी है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा यूज करना है। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस बताते हो तो आई होप योर इंटरव्यू विल बी वेरी गुड। अब लास्ट में एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दैट आर द व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो एडवांटेज की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल फॉर अ लीनियरली सेपरेबल डाटा। अगर आपका डाटा लीनियर है तो ये बेस्ट रहेगा। देन इजी टू इम्प्लीमेंट एंड ट्रेन द मॉडल। सिंपलेस्ट मॉडल आपका लीनियर रिग्रेशन होता है, सो वो इजी इंप्लीमेंट करने में होता है। इट कैन हैंडल द ओवरफिटिंग यूजिंग अ रेगुलराइजेशन टेक्निक। रेगुलराइजेशन यूज करके, जैसे हमारा L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन हो गए, यूज करके हम ओवरफिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम्स लॉट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड। सो फीचर इंजीनियरिंग कब लगती है कि अगर आपका डाटा कोई कर्वेचर फॉर्म कर रहा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू यूज सम ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज हमारा अजम्पशन क्या है, डाटा शुड बी लीनियर। सो आइदर वी कैन यूज अ लॉग ट्रांसफॉर्म और सम अदर ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज करने होते हैं, एंड स्केलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन यूज करना होता है। सो दोज आर द लॉट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड। देन if a dependent features are correlated it may affect the performance। अगर मल्टी कोलिनियरिटी बाय चांस उसमें प्रेजेंट है तो वो आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकती है। एंड इट इज क्वाइट प्रोन टू द नॉइज एंड ओवरफिटिंग। तो अगर आपके डाटा में कुछ आउटलायर्स प्रेजेंट है तो आपकी लाइन को वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताते आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर
डिटेल में एक प्रेडिक्शन मॉडल दिया हुआ है, हम इसको किस पर्टिकुलर मॉडल के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज अ प्रेडिक्शन, लीनियर प्रेडिक्शन। अगर आपको कोई प्राइस प्रेडिक्शन करनी है, सच एज एग्जाम्पल हो गया आपका पुणे हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन, तो ये चीजें आप लीनियर रिग्रेशन से कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे लिंक दे दी है, आप लिंक देके उस पर्टिकुलर मॉडल को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। मैं इनकी सारी वैल्यू आपको, ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।